अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अब बात करेंगे दामाद रसूल, हमराज मुस्तफ़ा, हमजुल्फ हैदर कर्रार, सुसर हसन इब्न अली, जामिउल कुरान, मंबे हयात, सखावत के महर मुनीर, जिनसे हया करे खुद रब्बे जुल जलाल, जिनके हाथ को रसूल खुदा महबूब खुदा अपना हाथ कहें, वो पाक हस्ती हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। 18 ज़ुल्हज आज आपका यौम शहादत है। आप इब्तिदा में ही हक की आवाज़ पर लब्बैक कहकर साबिक़ून में शामिल हुए। आप वो हैं जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दी गई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत की इंतहा ये थी कि पहले अपनी साहबजादी हज़रत सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और फिर दूसरी साहबजादी हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आपकी ज़ौजियत में दे दिया। उसी निस्बत से आपको ज़ुन्नौरैन कहा गया है। आप ज़ुल हिजरतैन भी हैं, आप सफ़ीर रसूल भी हैं। वाक़या हुदैबिया में जब आपकी शहादत की अफवाह फैली तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 के करीब सहाबा को जमा करके बैत ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बैत इतनी पसंद आई कि उसके लिए सूरह फतह की आयत उतारी। आप गनी थे, आप सखी थे। मदीने में पानी की किल्लत हुई तो कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। गज़वात हुए तो ऊँटों से लेकर फौजी अखराजात तक हर जगह पेश रहे। हरम मक्का और मस्जिद नबवी की तौसी में खजाने के मुंह खोल दिए। अरब का इतना बड़ा ताजर जब खिलाफत के मनसब पर आता है तो नाज़रीन ज़रा गौर से सुनिएगा, तो सिर्फ 2 ऊँटों के सिवा इसके पास कुछ नहीं होता। आपने अज़ीमुश्शान फतूहात से 22 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम सरबुलंद किया, फौज को जदीद खतूत पर सवार किया, इस्लाम का पहला बहरी बेड़ा तैयार किया। 35 हिजरी ज़िलक़द पहले इशरे में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर का मुहासरा किया गया। वो जिसने लाखों उम्मतियों के लिए खाने का बंदोबस्त किया, उसका खाना बंद कर दिया गया। जिसने मदीने को पानी पिलाया, उसका पानी रोक दिया गया। सहाबा कराम की तरफ से बार बार बागियों के कत्ल की इजाज़त तलब करने के बावजूद आपने उन्हें सख्ती से मना किया और फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अहद लिया है कि जिसमें मैं पूरा करूँगा। इस वक्त मेरा सबसे बड़ा हिमायती वो है जो मेरी हिमायत में तलवार ना उठाए। 18 ज़ुल्हज को आप पर हमला किया गया, पीठ पर बर्छी मारी गई, जख्म खाकर पसलियां तोड़ दी गईं, सर पर वार करके 2 टुकड़े किए गए। इसी हालत में आप रब्बे जुल जलाल के सामने पेश हो गए। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने शहादत की खबर सुनकर अफसोस से फरमाया कि ए लोगो, अब तुम पर हमेशा तबाही रहेगी, क्योंकि अब उम्मत में इत्तेफाक नहीं हो सकेगा। आपके लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जन्नत में हर नबी का साथी और फरीक होता है, रफ़ीक होता है। तो जन्नत में मेरा साथी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे। अल्लाह रब्बुल जुल जलाल से दुआ है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी हमारे सहाबा कराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। निज़ाम के फैसले को तस्लीम करते हैं। आज की शिकस्त फातहाना है, ये खेल का दी एंड नहीं। ये नताइज बता रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट, रियासती अदारों और हुकूमत की जानिब से किसी की भी किस्म की कोई धांधली नहीं की गई। हमारा मुकाबला बढ़ी हुई ऑयल प्राइसेस के साथ था, हमारा मुकाबला महंगाई के साथ था। केस खत्म, पैसा आजम, नून लीग दफन कर दिया आसिफ जरदारी और सब ने। शहबाज शरीफ अब CDA का वजीर आजम रह गया। इसके बाद असूलन शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए और नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। तो प्रोग्राम के आगाज़ में ऑब्वियसली नाज़रीन बात करेंगे जो कुछ कल हुआ है। पंजाब में शानदार फतह के बाद PTI ने जारहाना अंदाज बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ शिकस्त तस्लीम करने वाली नून लीग ने भी 22 जुलाई को होने वाले वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में भरपूर मुकाबला करने और फिलहाल तो असेंबलियां न छोड़ने का फैसला किया है। नून लीग तहरीक इंसाफ के नजरियाती ग्रुप से रब्ता करेगी, लेकिन अब जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो इस वक्त हर पाकिस्तानी जानना चाहता है कि आखिर नून लीग की शिकस्त की वजूहात क्या है। नून लीग के इजलास में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक मखसूस हलकों की जानिब से सपोर्ट न करना ये मुस्लिम लीग नून की यानी कि हुक्मरान जमात की शिकस्त की वजह बनी है। मकामी रहनुमाओं की आपस में ना इत्तेफाकियों ने भी मामला खराब किए हैं। रहनुमाओं ने हलके में उम्मीदवारों के नामों पर खुलकर इंतखाबी मुहिम चलाई नहीं, क्योंकि ज्यादातर हलकों में अपने कारकुनों को नजरअंदाज करके PTI के वो मुनहरिफ अराकीन जो आए थे यहाँ पर उनको टिकट दिए गए थे। महंगाई, पेट्रोल और डॉलर की बुलंद तरीन कीमतों ने
یہ تابوت میں آخری کیل ٹھونکی. یعنی مریم نواز کے پچھلے جتنے بھی اندیشے تھے نا وہ درست ثابت ہوئے. مشکل فیصلوں نے نون لیگ کے لیے واقعی مشکل کھڑی کر دی ہے. پی ٹی آئی کی شاندار فتح ناظرین نہ صرف صوبے سے لیگی حکومت کا خاتمہ کر سکتی ہے بلکہ اتحادیوں کے سہارے جو وفاق میں حکومت قائم ہے اس کی بنیادیں بھی ہل گئی ہیں. کیا حکومت اب فوری طور پر الیکشن کی طرف جائے گی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے, یا پھر اتحادی حکومت کم از کم نومبر تک قائم رہے گی؟ اس حوالے سے نون لیگ کے اندر بھی اختلاف موجود ہے. نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ مشکل فیصلوں کا نقصان نون لیگ کو ہوا. مریم نواز سمیت چند رہنما چاہتے تھے کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوا اور اب جو نتیجہ آیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی الیکشنز کی ہی آوازیں آ رہی ہیں. سینیٹر مصطفیٰ نواز کھو کر کہہ رہے ہیں کہ ضمنی الیکشن سے واضح ہو گیا ہے اتحادی حکومت عوامی تائید کھو چکی ہے اور فوراً الیکشن کروا دینے چاہیے. بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہی موجود ہیں. شکر گزار ہوں سر آپ کی. اسلام آباد سے آج میرا پہلا پروگرام اور آپ پہلے میرے ساتھ میرے مہمان کے طور پر ہیں. سر کیا ہوا ہے کل یہ الیکشن سے؟ یہ پہلے پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی سر, یہ بشرا بی بی اور فرح گوگی کی مبینہ کرپشن کا بیانیہ بھی آیا, مریم نواز صاحبہ نے بڑی زبردست قسم کی مہم چلائی گو کہ شروع میں تھوڑے سست تھے لیکن پھر اس کے بعد ایک مومنٹم بنا. لیکن کیا ہوا؟ نون لیگ شکست قبول کرنے کے باوجود وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑے گی کیسے سر؟ یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے. یا دیکھیں, ایک تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں اسلام آباد میں. تھینک یو سر. دوسرا میں سب سے پہلے تو تحریک انصاف کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا چونکہ انہوں نے ایک مہم چلائی, الیکشن لڑے اور الیکشن جیتا اوور ویلمنگلی. میں نے کوشش کی ہے کہ جو امیدوار جیتے ہیں ان کو بھی مبارک دی جائے. آئی تھنک ڈیموکریٹک نارمز اور پارلیمانی روایات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان الیکشنز کے اوپر اپنا ہمارا ایمان ہو اور اس کے اوپر ہم اب چلیں. یہ کہنے کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, مقابلہ کرنا تو آپ کی ٹل اینڈ یو شوڈ فائٹ, ہم سرنڈر تو نہیں کر سکتے نا. اور دوسرا یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بائی الیکشنز ہیں 20 حلقوں کے, یہ جنرل الیکشنز نہیں ہیں جس میں 4 صوبے ہیں اور پورا ملک ہے. تو اس کے لیے ابھی ٹائم ہے, کنویسنگ ہوگی. آئی تھنک پارٹیاں جو اتحاد والی ہیں ان کو اپنے پتہ ہیں ویک ایریاز, جو تحریک انصاف کو اپنے ویک ایریاز کا پتہ ہوگا, تو یہ ڈوئل ہوگا. بٹ سر ایسا نہیں تھا کہ یہ جو 20 حلقوں کے انتخابات تھے یہ ڈائمنشنز کو کلیئر کر دیتے کہ آئندہ جنرل الیکشنز کا مومنٹم پتہ چل جانا تھا اس سے؟ جی دیکھیں, ایک کچھ حد تک یس, آئی وڈ سے کچھ حد تک یس. لیکن آپ نے بڑا ٹھیک اپنے انٹرو میں بھی جو ہائی لائٹ کیا, دیکھیں ہماری جو شکست ہے نا اس کی وجہ یہ نہیں ہے جو آج کل ہو رہا ہے. اس کی وجہ وہ ایک قربانی ہے جو کہ مسلم لیگ نون نے دی رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم جب تحریک انصاف بیک ڈور سے حکومت میں آئی, حکومت چلانے میں ناکام ہوئی اور ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. اسپیشلی ان کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے آپ اور جو ڈیٹ فائنانسنگ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی, 20,000 ارب روپیہ اور جمع کر کے 52,000 ارب روپے پہ چلے گئے اور ساتھ IMF سے ایک معاہدہ کیا جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تھا اور پھر اس کو وائلیٹ کیا اور 10 روپے پر لیٹر اس کو ختم کر دیا. تو یہ بس کلیئر کیس کہ یہ, اور ساتھ جو لوگ مالیاتی اداروں کو بین الاقوامی طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں ان سے آپ نے وہ کہتے ہیں سخت قسم کا بیر ڈالا ہوا تھا, امریکہ کو گالیاں دے رہے تھے. سر وہ سب ہوا نا, ان کی حکومت آپ نے گرا دی, پھر اس کے بعد آپ کی حکومت بھی آ گئی, ہماری حکومت آ گئی. اب مسئلہ یہ پنجاب میں کیا کریں گے آپ لوگ؟ وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑیں گے کیسے سر؟ ہمیں رائٹ ایٹ دی آؤٹ سیٹ یہ پتا تھا کہ آپ کو پولیٹیکل قربانی دینی ہے ملک کی سلامتی کے لیے اور وہ دیا گیا. تو ایک فیکٹر تو یہ ہے. دوسرا فیکٹر آپ نے بڑا ٹھیک کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جو انڈیپینڈنٹ تھے تو ادھر گئے تو پھر ادھر آئے تو لوگوں نے کہا جی لوٹے ہیں, کسی نے کیا کہا, الدو انہوں نے اپنی پوری انڈیور کی اور نون نے ان کو سپورٹ کیا. لیکن یہ ہمارے نظریاتی نمائندے نہیں تھے ہر اس کے اندر, یہ ایک وجہ تھی ہو گئی. اور وہ یہ سمجھتے رہے اور اسی لوگوں کا ایک اپنا ہوتا ہے نا, ان کو پتا ہے کہ اگر یہ بن جائے تو کہے گا اگلے الیکشن میں بھی مجھے ٹکٹ دینا چاہیے. یہ ایک وجہ تھی. اور اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ تحریک انصاف نے اپنی مہم کو اچھا چلایا اور عمران خان صاحب نے خواہ وہ باتیں سچی کرتے ہیں یا جھوٹی کرتے ہیں, لیکن انہوں نے آج بھی آپ ان کی باتیں سن رہے تھے نا کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا.
آپ نے تو بھٹا بٹھایا ہوا تھا، اور آئندہ بھی آپ یہ دیکھیں گے. سر انہوں نے تو اچھی مہم چلائی، ان کا جو بھی بیانیہ تھا وہ آپ کے بقول وہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں، بٹ انہوں نے اپنی مہم چلائی. سر آپ لوگوں کی طرف سے تو غلطیاں ہوئی نا، جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں ان کی مہم کی وجہ سے، ان کے بیانیے کی وجہ سے ہمارا شکست ہو گئی. آپ دیکھیں نہیں بی بی، ایک تو ہمارا ہینڈی کیپ یہ ہے کہ پارٹی کا جو لیڈر ہے مستند نواز شریف وہ آؤٹ آف دی کنٹری ایگزائل پہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کے جو سیکنڈ ٹیئر کے لیڈرز ہیں وہ ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی پوری ایفرٹ کی. مریم کا پورا فل فلیجڈ اپنا وہ کنٹرول انہوں نے کیا، اپنے طور پہ پوری ایفرٹ ہوئی. لیکن یہ جو لوگوں کا ایک ویو پوائنٹ ہے نا، اس کو آپ ایسے رائٹ آف نہیں کر سکتے کہ آپ جس کو مرضی ٹکٹ دے دیں، لوگوں کے جذبات کا خیال نہ کریں. تو آئی تھنک اینڈ وی ریسپیکٹ دی اوپینین آف دی پیپل، اینڈ آئی تھنک ہماری قیادت کو بھی، مسلم لیگ کی قیادت کو بھی سبق سیکھے ہوں گے شیورلی کہ جی آئندہ الیکشن میں نظریاتی لوگوں کو آپ اگنور نہ کریں، وٹ ایور مے بی دی کاسٹ. اور وہ اگر آپ کریں گے تو آئی کین اشور یو ایون ٹوڈے مسلم لیگ نواز ہی ایک ایسی جماعت ہے جس کی گراس روٹ لیول کے اوپر جڑے ہیں. سر اب پنجاب کے الیکشن، سر اب یہ والا سلسلہ تو نکل گیا، لیکن اب وزیر اعلیٰ کا مسئلہ ہے نا، وہ کیسے لڑیں گے، کیا کریں گے؟ سر نہیں ضرور دیکھیں، اپنی ایفرٹ تو یہ ضرور کریں گے اور الیکشن کے اندر جائیں گے، اور پھر جس کی میجارٹی ہوگی وہ جیت جائے گا، اس کو وہ ہم اس کو مبارکباد دیں گے. تو یہ ایفرٹ تو ہوگی. لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے متعلق کیا کچھ کہا نہیں کہا عمران خان صاحب نے. اور آئی ایم شیور آئی ہیو دس انفارمیشن کہ ود ان تحریک انصاف لوگ جو ہیں وہ ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت سا ایک بڑا 25 لوگوں کا گروپ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ سر ویسے یہ سیاسی بیان بازیاں تو ہوتی رہتی نا، کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی ایک دوسرے کے لیے کیا کیا کچھ کہتی رہی ہے، لیکن آج آپ لوگ کولیشن میں بیٹھے ہیں سر، ساتھ آپ لوگ حکومت چلا رہے ہیں. تحریک انصاف تو ایک بڑی زور سے آئی ہے نا، اور ان کے 70-80 لوگ ہیں، تو اگر وہ ان کے ایک خاص میجارٹی ہے پنجاب میں، تو 7 یا 8-10 ممبروں کا ایک لیڈر ابھی ان کے جو شاہ محمود قریشی صاحب کا بیٹا بھی بن گیا ہے، تو زین قریشی کین بی ون آف دی کینڈیڈیٹس. اور کئی ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو ان کے تحریک انصاف کے اپنے ہونے چاہیے. ٹھیک سر، اطہر کاظمی بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں، اینالسٹ ہیں، بہترین بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ اطہر. السلام علیکم. اطہر یہ جو کل ہوا ہے، پی ٹی آئی کی فتح ہوئی ہے، جیت ہوئی ہے، ان کو مبارکباد. لیکن جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا، اور ہم یوزولی جو دیکھتے ہیں جو حکمراں جماعت ہوتی ہے بیسکلی ضمنی الیکشن کہتے ہیں کہ ان کا ہوتا ہے، مشینری بھی استعمال ہو گئی، یا ویسے بھی جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں یا ووٹرز جو ہوتے ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو حکومت میں ہے انہیں کو ووٹ دیا جائے، کام ہو جائے گا، اپوزیشن میں بیٹھ کے کرنا کیا ہے. یہاں پر کیا ہوا ہے، کیا رہے شکست کے اسباب؟ کیا واقعی مہنگائی نے مسلم لیگ نون کو رسوا کیا ہے، یا پھر منحرفین کو ٹکٹ دینا اور جو نظریاتی کارکن تھا اس کو اگنور کرنا، یہ ہے شکست کی سب سے بڑی وجہ؟ دیکھیں، پہلی تو جو ہوا ہے، جس طرح آپ نے پوچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ عرصے میں ہم لوگ بار بار سنتے تھے کہ مداخلت ہوئی، سازش نہیں ہوئی. اب یہاں پہ کلیئر ہو گیا کہ ایک سازش ہوئی تھی اور پھر عوام کی مداخلت ہوئی، اور سب کچھ جو رزلٹ آیا وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ مسلم لیگ شکست ہوئی ہے، میرے خیال میں نون لیگ ہے، کیونکہ یہ زرداری صاحب کی بھی شکست ہوئی ہے، یہ مولانا کی بھی باقی تمام جماعتیں مل کے الیکشن لڑ رہی تھی، نون لیگ اکیلی الیکشن نہیں لڑ رہی تھی. دوسری بات ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے ٹکٹس دیے تھے ان میں سے اکثر لوگ انڈیپینڈنٹ تھے، اور وہ بڑے ووٹ لے کے آئے تھے پچھلے انتخابات میں. نون لیگ ادھر دوسرے نمبر پہ تھی، لیکن اس کے باوجود عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ، آپ اس سے اتفاق کریں یا اتفاق نہ کریں، وہ بیانیہ لوگوں نے بائے کیا ہے، بڑی تعداد میں نکلے. ہم نے کراچی میں دیکھا جس الیکشن کے اندر بھی وہاں پہ نہیں ہوا، یہاں پہ بھی ضمنی انتخاب تھا، لیکن آپ نے ٹرن آؤٹ دیکھا جو آپ کے عام انتخابات تھا. تو اب تو ایک چیز یہ بالکل واضح ہے کہ جس انتخاب کے اندر پی ٹی آئی ہوگی تو اس کے اندر عوام کی ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلچسپی. کیوں دلچسپی؟ اس لیے ہوتی ہے کہ تمام ساری جماعتیں ایک طرف ہیں
और पीटीआई एक तरफ है, तो लोगों को लगता ही है कि मुकाबला अब होगा। बाकी अगर ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहेंगे तो वही कराची वाला हिसाब होगा कि कोई बाहर ही नहीं। अतर आप मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा, आप साथ ही मौजूद रहिएगा, क्योंकि खान साहब ने अब इलेक्शन हो जाने के बाद एक फतह हासिल कर लेने के बाद भी जो आज स्पीच की है वो बड़ी डिफरेंट की है, बड़े इल्जामात उन्होंने लगाए, तो मैंने इस पर आपसे तफसीली बात करनी है। लेकिन उससे पहले मुझे जलील शर्कपुरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। ऑडियो एक छोटा सा क्लिप अगर दिखा सकें और फिर उसके बाद जलील साहब को वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कल शर्कपुरी नु भी पेमेंट दे दीजिए। दूसरी मेरे भी आपसे जितना अल्लाह इंशाल्लाह करम पड़ता रखा अल्लाह देखना। मेरी तरफ से जो बातें जोड़ के बनाई गई हैं, कुछ मजाकन बातें की हैं, लेकिन सारी कौम देख ले कि ये हुकूमत फोन टेप करने से भी बाज नहीं आती। मुझे शेख रशीद साहब की कॉल सुबह ज़रूर आई और जब मैंने कॉल अटेंड की तो उन्होंने मुझे सवाल किया कोई पेमेंट के हवाले से, तो मैंने उनको वहीं पे रोक के ये स्नैप करके कहा कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं टेलीफोन पे। साबिक रुकने असेंबली हैं पंजाब से जलील शर्कपुरी साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जलील साहब, कल इलेक्शन के सर अहम तरीन दिन पर शेख रशीद साहब के एक ऑडियो लीक होती है जिसका इनफैक्ट वो एतराफ़ भी कर लेते हैं कि जी उन्हीं की ही आवाज़ है, वो जो दूसरा शख्स है गुलजमान जिनसे वो बात करें वो भी बता देते हैं हाँ जी हम दोनों की सुबह गुफ्तगू हुई थी। इसकी वजह से आपकी शख्सियत मुतासिर हुई है, आपको पैसे देने की बात हो रही है, क्या हुआ है ये सब? देखें, पहली बात तो ये है कि शेख रशीद साहब का लेवल बहुत बड़ा है और वो तो वफाकी वज़रा या वफाकी जो MNA हैं उनसे भी इतना तल्लक आम लोगों से नहीं रखते, मासवाए बड़े बड़े कायदीन के साथ। तो मेरे जैसे छोटे के ऊपर वो कमेंट्स क्या करेंगे? और फिर मेरा उनके साथ कोई इतना क्लोज तल्लक भी नहीं है। एक दफ़ा मैं उनकी खिदमत में गया था जब वो मिनिस्टर थे, उसके अलावा तो हमने उनको दूर से हमेशा देखा है। तो उनका जो बात करना था, देखें अभी आप बात उचिता कर रहे हैं तो मुझे खुल के करने में कोई हर्ज नहीं है। कुछ ज़िम्मेदारान मुझे मुसलसल ये कह रहे थे मोहब्बत से, प्यार से और प्रेशर से कि मैं इस्तीफ़ा वापस ले लूँ और मैं ये कह दूँ कि मैंने गुस्से में दे दिया है। तो मैंने कहा देखें मैंने दिल से दिया है, मैं मिस फिट था। मुस्लिम लीग नून ने जब मुझे साथ लिया था तो मैं उस वक्त भी कहता था कि मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब के मौजूदा स्टैंड से इख्तलाफ है। तो बहरहाल मैं भी उसके ज़ुमरे में आया। हालांकि मैंने उस वक्त लाख रुपया तरीक़ इंसाफ को जमा कराया, तरीक़ इंसाफ को एप्लीकेशन दी और मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब के कहने के ऊपर और खान साहब के कहने के ऊपर जमा कराई थी। तो लेकिन टिकट ना दी गई और फिर मुस्लिम लीग नून ने जब मुझे साथ लिया और आज के आपके लबो लहजे में बड़ा फर्क है जलील साहब। जब कल आपका उसी ऑडियो लीक के ऊपर फौरी तौर पर जब आपका स्टेटमेंट सामने आया था, आप तो उस पर कुरान उठाने को तैयार थे और जो शेख रशीद साहब के लिए आपने जुमले इस्तेमाल किए थे। ये जो पैसों के हवाले से आपकी बात हुई है, क्योंकि मैं देख रही थी आपसे लोग बार बार इस पर सवाल पूछ रहे हैं, सर पैसे लेन देन कुछ हुई है या नहीं हुई है? आप इस पर कुरान उठाने की बात कर रहे थे या शेख रशीद साहब पर कुरान उठाने की बात कर रहे हैं? जिस जो बात मैं कर रहा हूँ बात सुन लेना। आप लोगों का ये प्रॉब्लम है कि आपने बात सुननी नहीं होती, आपने सुनानी होती है। बात सुन लें कि मैं उस तरह जब कल दानिश साहब भी एक बात कर रहे थे, ना तो मुझे उनमें दानिश नज़र आई और ना डॉक्टरेट वाली को बात नज़र आई। सवाल मुकम्मल कर दिया और बात मेरी सुनी नहीं। तो बात मतलब ये कि मैंने ये टिकट कबूल की थी मुस्लिम लीग नून की, ये कहते हुए कि मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से अब इख्तलाफ रखता हूँ, पहले मैं मोहब्बत करता था। तो बहरहाल टिकट ले ली, हम आ गए। लेकिन अभी जो इंटरनेशनल हालात बने, जो मुल्की हालात बने, उसमें मैं बड़ा अनकंफर्टेबल था कि मुझे अखलाकी तौर पे मैं बाउंड हूँ हमजा साहब को वोट दूँ, कानूनी तौर पे बाउंड हूँ, लेकिन मैं देना चाहता नहीं हूँ। तो फिर यही रास्ता मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। अच्छा, मैंने रिज़ाइन कर दिया। मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि आप ना करें और अब वापस ले लें। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, और यकीनन वो शेख रशीद साहब के हल्के के लोग हैं, और मुझे समझ आ गई कि ये जो मेरे इनकार के बाद 1 घंटे के बाद शेख साहब का क्लिप चला है, उन्होंने मेरी टुकाई करने के लिए क्लिप चलाया है। वरना शेख साहब का ये लेवल नहीं है मेरे जैसे छोटे बंदे के ऊपर कमेंट्स करें। तो मुझे यकदम गुस्सा आया और गुस्से में जलील साहब मेरे साथ ही मौजूद हैं। आप सर मेरे साथ ही मौजूद हैं। छोटे से ब्रेक की कॉल है सर, ब्रेक ले बाद वापस आती हूँ, बात करती हूँ सर, यहीं से कंटिन्यू करूंगी। मुत्तहिदा के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। बल्दियाती इलेक्शन पर एक और जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया।
once again जी जलील शरकूरी साहब आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। जलील साहब, सर अभी चंद दिन पहले की बात है, आपने हमजा शहबाज के ऊपर एतमाद का इजहार किया था, उनसे मुलाकात की थी, इनफैक्ट नून लीग को अपनी पार्टी करार दिया था, फिर अचानक सर ऐसा क्या हुआ? देखें, जब मैं हमजा साहब से मिला था हमजा साहब से पूछ लें, पहले राना तनवीर साहब मुझे कहते थे कि यार वोट का मसला है तो मिले। मैंने कहा जी वोट मैं हमजा साहब को दूंगा, मैंने मिलना नहीं है। जुएल नसीब तशरीफ़ लाए कि जी नवाज शरीफ साहब ने कहा यार इसको समझाएं, तो मैंने कहा मियाँ साहब को तसल्ली दे, वोट मैं हमजा साहब को दूंगा लेकिन मैंने मिलना नहीं है, मैं इख्तलाफी राय रखता हूँ, तो मेरी बस आप रहने दें, दोबारा ना हाईलाइट करें। लेकिन फिर उनका बार बार था नहीं मिलने, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी उनकी, तो मैं उनके बार बार कहने पे फिर ज़रूर चला गया और मैंने मिल के भी उनकी खिदमत में यही कहा कि मैं अगर आपने मेहरबानी की, आपने याद किया और मोहब्बत से आपने बुला लिया, लेकिन नाराज़गी रहती नहीं तो मैंने वोट आप ही को देना था, इसलिए कि मैं आपके टिकट पे हूँ तो और टिकट पे मौजूद हूँ तो मैं वोट उन्हीं को मैंने देना था। तो लेकिन मुझे ये तो मेरा इख्तलाफ राय तो था, और अभी जब एक हाईलाइट चीज़ें हुई हैं जिस लेवल पे, और फिर दोस्तों से मुशावरत भी रही अपने इलाके के, तो अक्सर फिर दोस्तों का ये था कि साहब जब हम इख्तलाफ रखते हैं तो बेहतर यह है कि इस्तीफा दे दें जी। तो मेरे पास फिर पॉजिटिव रास्ता यही था। पिछले जब इलेक्शन थे मैं न्यूट्रल हो गया था, ना हमने वोट परवेज लाई साहब को दिया ना हमजा साहब को दिया, तो अब हाई कोर्ट ने जब क्या दिया नहीं लाजमी देना है तो नहीं देंगे तो वो भी गलत है, तो फिर मेरे पास एक ही रास्ता था, या हमजा साहब को वोट दूं या रिजाइन कर दूं। तो जब दिल मुतमिन नहीं था और मैं आपने रिजाइन जमा करवा दिया। सर मुझे ये बताइए, ये जो कल आपने कसम उठाने की बात की थी वो सर वो किस लिए बात की थी? वो पैसे लेने वाली बात पर बात की थी या शेख रशीद साहब पर जो आप बात कर रहे थे उनके लिए की थी? मेरी बात शेख रशीद साहब ने भी माजत कर ली और उन्होंने बाद में क्लियर कर लिया मोहब्बत से, वो जिन साहब से वो बात कर रहे थे उन्होंने भी बता दिया, मैं तो जलील शरकूरी जी वो तो मुझे अंदाजा हो गया जिस तरह से आपका तर्ज तखातुब आपने जो आगाज किया। शरकूरी साहब मैं ये पूछ रही हूँ कि जो आपने कसम खाई थी वो आपने पैसे लेने वाली बात पर कसम खाई थी या शेख रशीद साहब के हवाले से जो बात कर रहे थे उस पर कसम खाई थी? देखें जो मुझे उस वक्त यकदम गुस्सा आया था, गुस्से में आके वो एक बात जज्बात से हुई, हालांकि मैं आमतौर पर इस तरीके से बात करता नहीं हूँ, लेकिन उसकी मैंने शेख साहब से मदद कर ली है। अब आप मुझे शेख साहब से लड़ाने की कोशिश दोबारा ना करें, आपकी मेहरबानी है। नहीं मैं आपसे लड़ाने की कोशिश नहीं कर रही सर, उन्होंने गलत ये बात आपकी तरफ से क्लियर हो जानी चाहिए सर। बात अगर आपने कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये जो आपने कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाने की बात की है, ये आपने इस बात पर बात की है कि आपने कोई पैसे नहीं लिए? बहन आपको समझ क्यों नहीं आ रही? जब आपको समझ आ गई कि शेख साहब ने गलत बात की थी और शेख साहब ने भी मान लिया, और वो जो दूसरा बंदा बात कर रहा था उसने भी कह दिया मैं तो जानता ही नहीं हूं, तो फिर किधर से कौन सी पेमेंट रही और कौन सी बात रही? बात तो खत्म हो गई। अब क्या चाहेगी कि फिर वो शेख साहब को गुस्सा चढ़ाऊं और मेरे ऊपर कोई कमेंट्स करें? जब उन्होंने भी माजत कर ली कि भाई ये मियां जलील शरकूरी ऐसा आदमी नहीं है, अच्छा आदमी है, तो आपको यकीन कर लेना चाहिए हम नजरिए के साथ जाने वाले लोग हैं, सोच के साथ जाते हैं, किसी और अट्रैक्शन से। मैं जो पूछ रही हूँ शरकूरी साहब आप भी समझ रहे हैं, लेकिन ठीक है आप उस बात पे जवाब नहीं देना चाह रहे। मुझे आप ये बता दीजिए कि अगले इलेक्शन में सब कॉन्टेस्ट करेंगे नहीं करेंगे? नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ कि हम नजरिए के लोग हैं और नजरिए से हमें कोई नहीं हटा सकता। इस बात के गवाह हैं गवर्नर खालिद मकबूल साहब, इस बात के गवाह है मियां मोहम्मद तहरीक इंसाफ से टिकट लेंगे सर अगले इलेक्शन में? जी अगले इलेक्शन में सर तहरीक इंसाफ से टिकट लेंगे? जी बिल्कुल, जब मैं खान साहब को पसंद करता हूं और उनकी सोच को पसंद करता हूं तो उनके साथ ही रहूंगा इंशाल्लाह ताला। खान साहब ने यकीन दहानी करवा दी है टिकट की इसी सीट पर जिससे मुस्ताफी हुए हैं? यकीन दहानी तो हमने उनको कराई है कि हम आपके साथ हैं। अच्छा सही, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। सर ये किसने इनको राब्ता करके इस्तीफा वापस लेने के लिए, जिसके वो बार बार तस्करा कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से लोगों ने राब्ता किया उनसे या फिर हमजा शहबाज ने भी गालिबन राब्ता करने की कोशिश की? कह रहे हैं आई वोंट एग्जैक्टली नो, लेकिन आई एम श्योर कि अगर ये पार्टी के साथ है और इनकी एक अकीदत भी थी नवाज शरीफ साहब के साथ, और ये भी कहते थे कि वोट उन्हीं को देना है, एक हमांगी थी, एक नजरियाती वो थी, तो आई एम श्योर पार्टी तो पूरी तगोदो करती रही होगी ऐसे लोगों को। बिल्कुल ठीक। अच्छा अतर मैं की बात कर रही थी, खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले स्पीच कर रहे थे, उसमें हालांकि कल जो नताइज पीटीआई को चाहिए थे उसी के मुताबिक फिर नताइज मिले,
لیکن اس کے باوجود بھی دھاندلی کے الزامات لگائے, رگنگ کے الزامات لگائے, الیکشن کمشنر کے اوپر, الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات لگائے, موجودہ حکومت کے اوپر الزامات لگائے. لیکن ایک معاملہ جو بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر گیا تھا خان صاحب کی وجہ سے, مسٹر ایکس, مسٹر وائی, اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل, اس پر بڑی خاموشی اختیار رکھی. خیریت ہے نہیں, ابھی بھی انہوں نے وہ تو میرے خیال میں آخری وقت تک اس کے اوپر بات کرتے رہے. اور جو گزشتہ روز الیکشن ہوا, اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے, ابھی آپ شرد پوری صاحب سے بات کر رہی تھی, آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں کالز کون ریکارڈ کر سکتے ہیں. وابڈا والے تو کسی کی کال ریکارڈ کر کے جاری نہیں کرتے نا. تو الیکشن والے دن کال ریکارڈ ہوئی یا اس سے پہلے ریکارڈ ہوئی, اور الیکشن والے دن وہ کال جاری کی گئی, تو کسی نے تو جاری کی تھی نا. تو یہ صاف اور شفاف الیکشنز تو نہیں تھے. انتظامیہ بھی استعمال ہو رہی تھی, دیگر جو حلقے تھے, طاقتور حلقے, اور الیکشن کمیشن, وہ سب عمران خان کے خلاف اور ان کی جماعت کے خلاف. جو خان صاحب کا بیانیہ وہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ پریکٹیکلی, اور اس کی ایک تاریخ ہے حالیہ, اس میں بہت سارے واقعات آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ کسی ملک میں 40 لاکھ ووٹر جو ہیں وہ مار دیے جائیں, تو وہ بھی جمہوری ملک, 40 لاکھ ووٹر, اور کہیں کہ آپریٹر کی غلطی تھی. اس کے علاوہ نوٹیفیکیشن تھا جو مخصوص نشستوں کے اوپر, وہ کوئی بچہ اسکول کا دیکھ بھی کہ ہاں جی آئین میں کیا لکھا ہے, الیکشن کمیشن کو سمجھ نہیں آیا, معزز عدالت کو بتانا پڑا. تو الیکشن کمیشن تو بالکل جانبدار ہے, آپ کو نظر آتا ہے, لیکن جمہوریت کے لیے ضروری ہے. دیکھیں جو بیانیہ کچھ عرصہ پہلے تک میاں صاحب کا بھی تھا, اب وہی بیانیہ اگر خان صاحب کا بھی ہے, تو ساری جماعتیں میچورٹی کا مظاہرہ کریں اور بیٹھ کے کہیں کہ ہاں جی اب جو بھی فیصلے ہوں گے وہ سیاستدان کریں گے. تو میرے خیال میں جو بھی جینون ڈیموکریٹ ہے اس کے لیے تو یہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک طرح سے اور ملک کے اندر بیٹھ کے مخالفت کی. جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا, سب سے امپورٹنٹ ہے, ابھی قیوم صاحب یہ بات کر رہے تھے, پرویز الہی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں, تمام کارکنان, تمام نظریاتی لوگ, یہ سب مان جائیں گے پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے پر؟ جی جو میری مان جائیں گے. اور دوسرا یہ دیکھ بھی اس کی ایک پرسنل کاسٹ دی ہے. انہوں نے شجاعت صاحب سے ان کے مونس الہی کا بڑا امپورٹنٹ اپنے والد کو وہاں پہ کھڑا, پرویز الہی نے بھی ایک کاسٹ ادا کی ہے. اور میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی قسم کا مسئلہ پیدا ہوگا. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کوئی 25 MPA کا گروپ ہے پی ٹی آئی کے اندر, دیکھیں پہلے بھی اس طرح کی حرکت کر کے حمزہ کو بنایا گیا وزیر اعلیٰ, لیکن اس کا کیا نتیجہ نہیں ہوا, صرف سیاسی کچھ بھی نہیں ملا. جو لوگ منحرف ہوئے آج وہ لوگ کدھر ہیں, سب لوگ غائب ہو گئے. تو میرے خیال میں اب یہ میچورٹی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے, جس کی بھی وہاں پہ اکثریت ہو وہ حکومت بنائے. اس کا ایک ہی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشنز ہو, اور سیاسی پارٹیاں کسی جگہ پہ پہنچیں, مل کے کوئی رائے عمل بنائیں. صحیح, آپ کہہ رہے ہیں میچورٹی کا مظاہرہ کیا جائے, حالانکہ کل بغیر کسی دروغ گوئی کے سر کل بڑا میچورٹی کا مظاہرہ دیکھا گیا, اسپیشلی آپ کی جماعت کی طرف سے, کہ جس طرح سے جیسے ہی نتائج آنا شروع ہوئے, مریم نواز صاحبہ پھر دیگر لوگوں کی جانب سے جو ٹویٹس آئے, مبارکبادوں کا سلسلہ آیا. بٹ سر the problem and the question is کہ اگر یہ پنجاب کا مقابلہ اور پنجاب کے وزارت اعلیٰ پی ٹی آئی کے پاس چلی جاتی ہے, تو پھر اس کے بعد کیا مسلم لیگ نون کے اندر کہیں پر بھی یہ سوچ موجود ہے کہ پھر وفاقی حکومت کو ڈیزالو کیا جائے, یا ٹینیور پورا کریں گے, کیا کریں گے سر؟ دیکھیں یہ تو اتحادی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے نا. یہ مسلم لیگ نون کا تو نام آ رہا ہے نا, ایکچولی تو یہ سارا ایک الائنس ہے جس کی یہ حکومت ہے. تو آئی ایم شور کہ اگر پرویز الہی صاحب بنتے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ان کو ووٹ ملتے ہیں تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. یہی ہمارا گلہ ہوتا تھا پہلے کہ جب حمزہ کو ووٹ مل رہے تو اس میں روڑے اٹکائے گئے, پریزیڈنٹ نے اٹکائے, گورنر نے اٹکائے. آپ نے رول دیکھ لیا پرویز الہی صاحب کا, گجرات سے جو لوگ بھرتی ہوئے ہیں, کس طرح لوگ اندر گھسے. تو یہ چیزیں جو ہیں غلط ہیں. دیکھیں آئندہ بھی نا, میں کرن یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے, اللہ کے کرم سے اسے آگے جانا چاہیے, لیکن ہمیں غلطیوں سے سیکھنا پڑے گا. دیکھیں پارلیمنٹ کی بے توقیری ہوئی تو عمران خان صاحب نے کی, میں خود سینٹ میں تھا, یہ آئے ایک دفعہ پورے اس 5-6 سال, انہوں نے جا کے کہا کہ میں ہر ویک اس کے اوپر ویک پہ آؤں گا اور کویسچنز بھی لیا کروں گا اور وغیرہ کا. ایک دفعہ بھی وہ نہیں گئے. پارلیمنٹ کے اوپر بھی انہوں نے ان کے جو بیانات تھے وہ کیا. پھر آپ یہ دیکھیں سیاسی یکجہتی کی آج بھی ذکر کر رہے تھے, آپ نے سنا نا, انہوں نے کہا جس ملک میں وہ نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے اندر تو اتنی رونق تھی کہ آپ نے تو کسی سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے. دیکھیں عدالتوں نے پنش کرنا ہے وہ لوگ جو کرپٹ ہیں. یو آر ناٹ دی جج اور دی جیوری. یو کین سے کہ یس اگر یہ کنوکٹ بندہ ہو جائے گا تو میری اس سے بات نہیں ہوگی, ایون دین یو ہیو ٹو ٹاک ٹو دیم.
बिकॉज दे मस्ट बी पनिश्ड. देन आप देखिए कि आपकी कमजोर हुक्मरानी थी, आपने टारगेटेड विक्टिमाइजेशन की. खुदा के लिए आप इतने पारसा भी ना बने. आपने इन्हीं वजह से हुकूमत खोई जो 75 सालों में पहली दफा. लेकिन सर वो अपना 3 महीने में बयानिया बनाने में कामयाब हुआ, और उसके बाद कल जो ज़िमनी इलेक्शन था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विन कर गई. और फिर अब आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 22 तारीख को क्या होने जा रहा है. देखना 22 तारीख जो भी होगा हम उसको तस्लीम करेंगे, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड, ये जो है ना ये कामयाबी ये शॉर्ट लिव्ड होगी. आप ये देखें इन दी लॉन्ग रन इनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि ये मुल्क को चला सके ना ये इकट्ठा बंदों को कर बिल्कुल ठीक. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच. आप यहाँ पर मौजूद हैं जिस वक्त पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन की जंग मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी थी. उस वक्त सिंध हुकूमत के बेहतरीन ज़बरदस्त इंतजामात की बदौलत, बरसात के जो बेहतरीन इंतजामात हुए उसकी बदौलत एक खानदान अंधे नाले का शिकार हो गया. इस पर बात करते हैं. नाले बंद करवा दें खुदा के लिए. आज मेरा बच्चा डूबा है, कल को इस महल्ले में किसी और का डूबेगा. ये बहुत खतरनाक है, इसको सही करवा दें. हम कुछ भी नहीं चाहते आपसे. जब रात को मैं वहां पर था, उस बाप ने कहा ना कि मेरा बच्चा तो डूब गया है. हाफिज साहब दूसरों के बच्चे बचा लें. आप किसके ऊपर ये मुकदमा होगा मुझे बताएं. वजीर आला पे होगा, वजीर बल्दियात पे होगा, ये गैर कानूनी सियासी एडमिनिस्ट्रेटर पर होगा. किसके हाथ पे हम अपना ये लहू तलाश करें. क्यों झूठ बोलते हो यार, क्यों इस शहर को बर्बाद कर रहे हो. तो कल रात से एक नन्ही सी जान कराची के नालों में न जाने जिंदा पड़ी हुई है या लाश बनी पड़ी हुई है. किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि वो नन्ही सी जान जो है ना वो किसी गरीब की है. ना उसने हुक्मरानों का कुछ बिगाड़ लेना है, ना उसके लिए इंसानी हुकूक के नाम निहाद अलमबरदारों ने बाहर आना है. कल रात कराची के इलाके शादमान टाउन में मोटरसाइकिल सवार फैमिली नाले में गिर गई. मोटरसाइकिल सवार दानिश और उसकी 1 साल की बेटी को बहिफाजत निकाल लिया गया, लेकिन नाले से दानिश की अहलिया समन की लाश मिली. उसका 2 माह का मासूम सा बच्चा अब तक नहीं मिला है. और कमाल की बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ईदी के एहलकार नजर आ रहे हैं. भाई वो सिंध हुकूमत वो कहां है? खातून और बच्चे को गटर में डुबाकर मारने का जिम्मेदार कौन है? 14 साल से सिंध पर बिला शराकत गैर राज कर रहे हैं आप. क्या सिंध हुकूमत इस कत्ल का जवाब देगी? मुस्तफा कमाल साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, चेयरमैन हैं पाक से जमीन पार्टी के. शुक्रगुजार मुस्तफा कमाल साहब. बड़े बुलंदोबांग दावे किए गए, लेकिन जो ईद पर बारिश हुई उससे कराची तबाह बर्बाद हो गया. और अभी कल 1 से 2 मिलीमीटर जिस तरह की बारिश हुई है, नालों का ये हाल कि वो नजर नहीं आया. पूरा खानदान तबाह हो गया, बीवी मर गई, बच्चा छोटा मिल नहीं रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत के कानों पर कोई जू नहीं रही गई है. सर नहीं रहेंगी, आपके और मेरे कहने से भी नहीं रहेंगी, और कुछ भी नहीं होगा. 2 दिन के बाद आपके पास नया टॉपिक आएगा, यहाँ शहर वालों के पास नया टॉपिक आएगा, आपके पास ये टाइम भी नहीं होगा बोलने का. ये सब ये सारा ढोंग है. लोग इसी तरह से मरते चले जाएंगे. अगली बारिश होगी, फिर प्रोग्राम होंगे, सब चीज़ें होंगी. ये इनके मौजूदगी में मुझे अब तो ये मैं कह चुका हूँ पहले कि सिंध हुकूमत वालों को आवाज़ लगाना, मुतालबा करना अब मैं अपनी तौहीन समझता हूँ, टाइम का ज़िया समझता हूँ. इन्होंने ठीक नहीं होना है. ये बार बार आपको बताते हैं कि इन्होंने नहीं बदलना है. आप उनको आवाज़ लगाई जाती है भाई नहीं बदलना, उन्होंने नहीं ठीक होना है, आप करने जो करना है. अब लोगों के पास ये सारा कुछ, ये लोग कसूरवार हैं, अवाम कसूरवार है. वो लोगों को वोट देकर, इन पार्टियों को वोट देकर जितवाते हैं, भेजते हैं, और अपने कातिल खुद ही सेलेक्ट करते हैं, अलग करवाते हैं. उन्होंने ठीक नहीं होना. अगर लोगों ने ठीक होना है, लोग अपना फैसला बदलें, इनसे जान छुटवाएं, और उसके बाद जाकर ये चीजें ठीक हो सकती हैं. वरना इनके रहते हुए, इन लोगों के रहते हुए, बिल्कुल किरण बीबी आप कुछ भी कर लें, कितने दुखड़े रो लें, ये ठीक नहीं होने वाले. बार बार आपको बता रहे ठीक नहीं होने वाले. ये आप कोई ये इनके लिए कोई मसला ही नहीं है. ये सारा कुछ ये म्यूचुअल जिसे कहते हैं ना कि वो कोलेटरल डैमेज है सारा. ये कोई 2 सालों से कोई बल्दियाती निजाम ही नहीं, कोई दुनिया का शहर सोच सकते हैं जहां पर आप इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट को खत्म करें और इलेक्शन ही ना कराएं. भाई
जब इलेक्टेड होता है आदमी तो इस इलाके का, जहां पर ये नाला है वहां का कोई यूसी चेयरमैन होता, वहां का कोई काउंसलर होता, वो इलाके में निकलता, मेयर तो बाद में आता, वहां पर पहुंचता, एडमिनिस्ट्रेटर बाद में पहुंचता, वो पहले नाले को कवर करता, चीजें करता, और वो होता तो ये चीजें नहीं हो रही होती। 2,500 से 3,000 लोग एट ए टाइम इलेक्टेड इलाके गलियों को मौजूद होते हैं। इनको कोई किसी ना पाकिस्तान की जुडिशरी को फिक्र है, ना पाकिस्तान के वजीर आजम को फिक्र है, ना पाकिस्तान के इदारों को फिक्र है। अभी तो इस वक्त जो निजाम चल रहा है, हुकूमत निजाम चल रहा है, 2 सीटों पे शहबाज शरीफ की हुक्मरानी चल रही है। आसिफ अली जरदारी साहब को खुला मौका मिला हुआ है पीपल्स पार्टी को, उनके वो किंग मेकर हैं, उनके वोटों से हुकूमत चल रही है। अभी वजीर आजम के पास ये ताकत ही नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी को कुछ कह सकें। अभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाएगा। कराची वाले क्या करें? मुस्तफा कमाल साहब, कराची वाले करें क्या? जो स्टेक होल्डर हुआ करते थे, कभी ऑपोजिशन में एमकेएम हुआ करती थी, वो भी अब साथ मिलकर बैठी हुई है विफाक में, वो भी वैसी आवाज नहीं उठा रही, सिर्फ धमकाती है कि हम अलग भी हो सकते हैं। तो कराची वाले बेचारे क्या करें, किसको देखें? कराची वाले इस हुकूमत, वफाकी हुकूमत और इस निज़ाम को चलाने का तावान देते रहे, तावान। हम गिरवी रख दिए गए, कराची वाले पीपल्स पार्टी के हाथों गिरवी रख दिए गए, पाकिस्तान चलाने की कॉस्ट पे कर रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं है कराची के लिए, कोई, इसलिए कि भाई मूड डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अभी ये अनोखे लाडले बने हुए पीपल्स पार्टी वाले, अभी इनको अगर कुछ कहा तो वो उधर वफाक की हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि मुल्क में फिल फॉर नए इलेक्शन की अनाउंसमेंट की जाए, वरना ये खा जाएंगे, खा चुके हैं ऑलरेडी, ये मार रहे हैं लोगों को। यहां पर 14 डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन करवाए गए। अभी देखा आपने बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता कि जहां पर डाकू और पुलिस और प्रेजाइडिंग ऑफिसर अपने हाथों से ठप्पे लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए। मुस्तफा कमाल साहब, अगर सर मुझे इस बात का भी जवाब दे दें, सिंध हुकूमत से अगर इस बात का जवाब लिया जाता है ना, तो वो कहते हैं कि जो नालों पर गैर कानूनी तामीरात है ये आपके दौर में हुई थी, तो वो आपके ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं। भाई तो मुकदमा बनाकर मुकदमा बनाकर मुझे सूली पर लटकाओ ना, अगर मेरे दौर में हुई थी। 14 सालों से तुम जहां पर वजीर आला बन के बैठे हो, मैंने हाथ रोके हुए तुम्हारे, मेरे दौर में हुई थी। मेरे दौर में मुस्तफा कमाल इस कराची को तरक्की याफ्ता शहर छोड़कर गया था। शर्म नहीं आती, हया नहीं है इनको। अच्छा फिर मैंने किया तो भाई जिस नाले पे मैंने तजावुजात करवाए वो लेकर आओ ना, बताओ ना किस नाले पे मैंने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कराई है, और मुझे सूली पर लटकाओ अगर मैंने कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाई है। झूठ बोलते हैं। मुस्तफा कमाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। तैमूर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ के लिए, बहुत शुक्रिया। तैमूर तालपुर साहब, लफ्ज़ नहीं है सर मेरे पास कि मैं आपसे क्या पूछूं, किस तरह से आपसे बात करूं। ये जो सानेहा वाक़या हुआ है, अब इससे पहले भी जब आप प्रोग्राम में मौजूद थे, जो पहली बारिश थी कराची की, जिस तरह के इंतजामात थे सर, मैंने खुद मुर्तज़ा वहाब साहब को प्रेस किया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कराची डूबा और कल पूरा खानदान तबाह हो गया सर, नालों के ऊपर वो कुछ नहीं हो सका, सिंध हुकूमत ऐसा नहीं कर सकी कि कम से कम लोगों की जिंदगियां तो ना जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे भी बड़ी हैरत हो रही थी किरण कि वो शख्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे अभी 1 मिनट पहले तनकीद कर रहा था, जिसके दौरे हुकूमत में, जिसकी फुल फ्लेज गवर्नमेंट में, जिसकी नाज़मी में 2007 में 218 लोग फ्लड के थ्रू मर गए। शर्म तो उनको आनी चाहिए, पर उनको आती नहीं है। हम पे तनकीद करते भी शर्म आनी चाहिए, और अपना पास सोच की भी उनको शर्म आनी चाहिए। बहरहाल हर किसी वो कह रहे हैं 14 साल से आपकी हुकूमत है, मुकदमा बनाए, फांसी चढ़ा दें। जी बिल्कुल, 14 साल से हमारी हुकूमत है, पर हमें वो शौक नहीं है सूली पे चढ़ाने वाला। सूली पे इनको, इनके वक्त जब आएगा तो ये खुद ही चढ़ जाएंगे। हमें सूली पे चढ़ाने का किसी को किरण शौक नहीं है। लेकिन तैमूर साहब, सवाल ये नहीं है ना कि उनके दौर में कितने लोग मरे। अब क्या आप उस नंबर को खुदा ना खास्ता पूरा करना चाह रहे हैं सर? आपके दौर में क्यों मर रहे हैं सर लोग? और देखें जी, बहुत दुखी वाकया था, और मैं खुद दुख में हूँ, आई एम श्योर आप भी दुख में होंगी, पर असल में जिनके फैमिली मेंबर्स थे उनके साथ क्या गुजरी होगी तो उनको ही पता है। मैं समझता हूँ हर मुल्क में हर जगह पर डेथ्स होती हैं जब ऐसी कैलामिटीज होती हैं। केपीके में 10 लोग सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में हलाक हो गए, पंजाब में अलग डेथ्स हुई। आपका जब अभी सर कुदरती आफात के जरिए अमवात हो जाना वो एक अलग बहस है, एक अलग बात है, लेकिन नाअहली की वजह से किसी की मौत हो जाना सर, नाला पुलिस कह रही है कि बंद था, उसकी बाउंड्री नहीं थी जिसकी वजह से ये हुआ है सर। ये कोई कुदरती सानेहा नहीं है, ये नाअहली है सर।
बहुत अफसोस के साथ किरण नाज साहिबा, यहाँ पर मुझे भी जो मेरी ड्यूटी थी कोरंगी में यहाँ पे लगी हुई थी, मुझे भी बहुत जगह से नालों के कवर हटवाने पड़े थे, वहां पर एक्सकवेटर्स लगा तो इसलिए ऐसी चीजें कहीं कहीं हमें करनी पड़ती है। पर यस, वी शुड हैव बीन मोर विजिलेंट, वी शुड हैव लेफ्ट आवर टीम्स देयर कि जब तक वो बंद नहीं था या खुला था वहाँ पे कोई ट्रैफिक का बंदा किसी को खड़ा नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट है, बारिश की वजह से आप लोगों ने नालों के जो ढक्कन थे वो हटवाए ताकि बारिश का पानी वहां जाए, लेकिन जब बारिश हुई पानी भर गया तो फिर नाले दिखाई नहीं दिए, जिसकी वजह से लोग उसमें गिरे और खानदान तबाह हो गया सर। तो फिर शहर वाले किससे पूछें सर, ये किसकी जिम्मेदारी थी? नाले साफ करवाना किसकी जिम्मेदारी थी सर? जिसकी जिम्मेदारी आपका घंटों से ज्यादा पानी नहीं रहने दिया। ये पहली बार हुआ कि रात को इतनी हेवी रेनफॉल और सुबह को हमने सारे पानी को साफ करवाया और हमने एक वजीर ने अपने इलाके की जो है वीडियोस बनाई, जहां पानी था वहां की, जहां पानी साफ हुआ था वहां की, और हमने पब्लिक को दिखाई, सोशल मीडिया पे दी, आपके चैनल्स को दी। मैं समझता हूँ किसी भी दौर में इतना अच्छा काम नहीं हुआ सफाई का, पानी की निकासी का, जितना इस साल हुआ है। और मैं समझता हूँ जो सर आज सुबह मैं कराची से आई हूँ सर, वो कोरंगी की जिसकी आप मुसलसल आके बात करते हैं कि वहां पर आपकी ड्यूटी लगी हुई थी सर, आज दिन तक वहां पर पानी खड़ा हुआ है और ठीक ठाक पानी है। लेकिन सर अगर ये नाले भी बारिश से पहले अगर साफ हो जाते तो ना ये गटर के ढक्कन फिर हटाने की जरूरत पड़ती और ना लोगों की इस तरह से जाने जाती। पहले से प्लानिंग की जरूरत है सर। आप लोग तो 14-15 साल से हुकूमत कर रहे हैं पूरे सूबे में। बहुत शुक्रिया तैमूर, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त भी खत्म हो गया है नाजरीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।